नमस्कार। आज हम निबंध के स्वरूप और उसकी परिभाषा पर विचार करेंगे। निबंध की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो निबंध शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम इस पर प्रकाश डालेंगे। निबंध शब्द काफ़ी प्राचीन है। निबंध की हिंदी साहित्य में निबंधों के विकास की जो परंपरा है वो हिंदी साहित्य विधा भारतेंदु युग से मानी जाती है और औद्योगिकरण के समानांतर गद्य का, विशेषकर निबंध का विकास होता रहा। ज्यों-ज्यों औद्योगिक विकास की गति हिंदी क्षेत्र में बढ़ती गई, हिंदी निबंध का भी उसी तरह से विकास आगे होता रहा। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो निबंध अंग्रेजी के ऐसे का पर्यायवाची है। निबंध शब्द संस्कृत से हिंदी में आया। नी गुणा बंध गुणा घत्र निबंध का जो अर्थ बैठता है वो है निबंध अर्थ बांधना, मतलब अच्छी तरह किसी वस्तु, किसी विचार को बांधना। निबंध में निश्चित रूप से अगर हम बात करें कि विचारों की श्रृंखला को बांधा जाता है, एक जगह संग्रहित किया जाता है। निबंध से मिलते जुलते दो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, लेख और प्रबंध। लेख यद्यपि ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी वस्तु या किसी विषय पर निर्वैयक्तिक ढंग से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। निबंध की परिभाषा में जो नूतन रचनाओं के आधार पर धीरे धीरे परिवर्धन और संशोधन होते रहे हैं। हिंदी साहित्य में निबंध में जब आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता के साथ साथ विचारानुसार यथार्थ स्वरूप उभर कर आता है, वो निबंध की एक बंधी हुई परिभाषा में से मान सकते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। उनका कहना है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस प्रकार उन्होंने निबंध की व्यक्तिगत विशेषता को प्रधानता दी। इसी क्रम में अगर हम देखें, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भावों और विचारों की विशिष्टता तथा शैली की रमणीयता के योग से युक्त साहित्यिक विधा को निबंध माना है। यहाँ ये हमें ध्यान रखने की बात है कि स्वयं एक ललित निबंधकार होने के कारण उनकी परिभाषा में ललित निबंध के स्वरूप और उसके तत्वों की विशेषताएं भी परिलक्षित होती है। अब हम निबंध की विशेषता देखें तो इसकी निबंध की जो प्रमुख विशेषता है उसमें विचार प्रधानता, या कहें निबंध केवल वर्णन मात्र न होकर निबंधकार की प्रतिभा की झलक देता है। वह स्वतः पूर्ण रचना है। भारतेंदु युग में निबंधकार और पाठक के बीच आत्मीयता और निबंध लेखन की जो विभिन्न शैलियों का उदय हुआ, वो द्विवेदी युग में निबंध की भाषा, विषय, भाव और शैली से परिष्कृत होता गया। इस युग में विचारात्मक निबंधों की एक विशेष सफलता मिली। शुक्ल युग के निबंधकारों ने अनेक शैक्षणिक निबंध लिखे। उन्होंने निबंध को अपनी ज्ञान गरिमा के प्रकाशन का और एक कहें तत्व चिंतन की अभिव्यक्ति का साधन माना। इस युग की निबंध पद्धति वस्तुतः देखें हम तो विचार प्रधान अधिक थी, और शुक्लोत्तर युग में आकर निबंध धीरे धीरे नई शैलियों के रूप में गढ़ता गया, जिसमें कलात्मकता, ललित निबंध का विकास होने लगा। अब हम निबंध के प्रकारों पर अगर बात करते हैं तो बाह्य और आंतरिक विविधता के आधार पर निबंध को हम 4 भागों में रख सकते हैं। एक वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समारोह, मेले और यात्रा का वर्णन करते हैं तब ये वर्णनात्मक रहा। प्रत्यक्ष वर्णन के साथ कल्पना का भी हम इसमें सहारा लेते हैं। लंबी चौड़ी विवेचना के लिए व्यास शैली का प्रयोग होता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध।
तो इस कोटि के जो निबंध है उनमें वस्तु को उसके स्थिर रूप में न देखकर गतिशील रूप में देखा जाता है। गतिशील किस तरह से कि जैसे किसी घटित घटना, कोई देखा हुआ स्वप्न, आत्मकहानी, जीवन चरित्र और किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण इन निबंधों में होता है। और इसमें भी हम देखें व्यास शैली का प्रयोग होता है। तीसरा है विचारात्मक निबंध। किसी विशेष विषय पर लिखे गए विचारपूर्ण निबंध विचारात्मक निबंध में आते हैं। इसमें चिंतन, मनन, अध्ययन को प्रमुखता दी जाती है। ये निबंध व्यास और समाज शैली में लिखे जाते हैं। और चौथा है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में विचारात्मकता की अपेक्षा भावात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता है। इनमें हमारे मन में उठने वाले सुख दुख, हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, कोमल और कठोर भावों का प्रवाह होता है। निबंधकार कल्पना के सहारे इन भावों को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करते हैं। विक्षेप शैली का प्रयोग इसमें होता है। अब हम बात करें निबंध के तत्व, तो जब चारों प्रकार के निबंधों के लिए हम एक एक तत्व के रूप में अगर हम बात करें तो 5 तत्व हैं। बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व और शैली तत्व। बुद्धि तत्व में जब प्रत्येक वस्तु के पक्ष और विपक्ष का तर्कपूर्ण अध्ययन कर हम उसका विश्लेषण करते हैं तो बुद्धि तत्व है। अनुभूति तत्व में जब जीवन का अनुभव उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप के आधार पर निबंध का विषय बनता है तो अनुभूति तत्व रहा। कल्पना तत्व में रहा कि किसी भी साहित्यिक विधा की सर्जना के लिए अनुभूति विचार के साथ साथ हम कल्पना तत्व को भी जोड़ते हैं। और अहम तत्व में जब हम व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति को समाज सापेक्ष या कहीं निबंधों में सबसे अधिक रूप में व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व का प्रभाव अहम अत्यधिक रूप में रखते हैं, सर्वाधिक उसको महत्व देते हैं तो अहम तत्व रहा। फिर है शैली तत्व। जब हम शैली निबंध का प्राण है और शैली में निबंधकार का पूर्ण अधिकार होता है और इसी पर वो अपनी निबंध को उच्च कोटि तक ले जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि निबंध की भाषा पर अगर विचार करें तो विचारात्मकता के साथ साथ इसमें अर्थ गांभीर्य, आलोचनात्मकता के साथ साथ अभिव्यंजना, सरसता के साथ साथ बुद्धि विलक्षणता, रोचकता के साथ साथ पांडित्य प्रदर्शित भी होता है। जो समसामयिक बोलचाल की भाषा है उसका अधिकाधिक प्रयोग अगर किया जाता है तो वो लोकप्रिय मनोरंजक निबंध बनता है। और अर्थ गांभीर्य बनाने के लिए हम उसमें कहावतें, मुहावरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अलंकारों से निबंध की भाषा कलात्मक और चमत्कारपूर्ण होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंध की शैली पर अगर हम बात करें तो इसमें हम प्रसाद शैली, व्यास शैली, समास शैली, विवेचन शैली, विक्षेप शैली, आवेग शैली, व्यंग्य शैली, धारा शैली, ये इनके आधार पर हम निबंध की शैलियों का विभाजन करते हैं। प्रसाद शैली में जब सुबोध मधुर स्पष्ट रूप में निबंध का विषय रखा जाता है। व्यास शैली में एक ही बात, भाव या विचार को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट किया जाता है। समास शैली में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। विवेचन में तर्क वितर्क, प्रमाण पुष्टि, व्याख्या विवेचन किया जाता है। और विक्षेप शैली में सहसा भावों की गति में बाधा पड़ती है परंतु अन्य भाव उमड़ आता है। तो इसे प्रलाप शैली भी इसी प्रकार या भावनात्मक निबंधों में भी हम विक्षेप शैली का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने ये शैली पर विचार किया। आगे हम निबंध की उद्भव और विकास पर अगर हम बात करें तो निबंध पत्र पत्रिकाओं से आरंभ होता हुआ धीरे धीरे अपने विकास की यात्रा की ओर या कहें साहित्यिक विकास की यात्रा पर बढ़ा। इसे हम 4 युगों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युग,
द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। 1873 ईस्वी से 1900 तक भारतेंदु युग माना गया है। ये हिंदी निबंध का जन्म काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु द्वारा इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा और इसे हम कहें कि स्वर्ग में विचार सभा, संगीत, साज, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, सूर्योदय आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इनके निबंधों में हमें हास्य व्यंग के मार्मिक स्वर दिखाई देते हैं और इनके निबंधों में हमें विचारात्मकता, भावात्मकता भी दिखाई देती है। इस युग के अन्य निबंधकारों में प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राधा कृष्ण दास आदि निबंधकार आते हैं। भारतेंदु युगीन निबंधकारों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य को समृद्ध बनाया। इस युग में जो समाज सुधार की जो भावना थी और राजनीतिक चेतना का जो प्रभाव था वो हमें इस काल के निबंधों में दिखाई देता है। इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, प्रकृति चित्रण, व्यंग्य इस युग के जो निबंधकार थे उनके विषय थे। और दूसरा जो हम काल रखे वो है द्विवेदी युग, 1900 से 1920 ईस्वी तक का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को एक सुव्यवस्थित रूप में या कहें नैतिक निबंध के रूप में आगे बढ़ाया। अपनी पत्रकारिता को उन्होंने एक स्वच्छंदता की जगह गंभीरता, विवेचना के आधार पर प्रस्तुत किया। हमें सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, समाज, राजनीति आदि विविध विषयों पर निबंध लिखे। साहित्य की महत्ता, समालोचना का सत्कार, कवि कर्तव्य इनके प्रमुख निबंध हैं। इस युग के निबंधकारों में हम देखें तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्र धर्म गुलेरी जी, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा आदि आते हैं। अगला युग हम देखते हैं 1920 से 1940 का शुक्ल युग। तो यह युग निबंध साहित्य का उत्कर्ष युग माना गया है। इस युग की जो निबंध पद्धति है वो विचारात्मकता के साथ साथ गद्य शैलियों से युक्त थी और परिष्कार और अर्थ गांभीर्य इसकी प्रमुख विशेषता रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में आने से एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा इस युग को मिली और भाषा गंभीर, सजीव, व्याकरण सम्मत और विचारधारा है वो श्रृंखलाबद्ध और तर्कपूर्ण रूप में उपस्थित हुई। द्विवेदी युग में विषय विस्तार, परिमार्जन तो पर्याप्त था ही, साथ ही विश्लेषण में भी गहराई आती गई। शुक्ल जी के निबंधों में देखें तो हम चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और विचार वो थी में संकलित है। गुलाब राय, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, वियोगी हरि आचार्य, नंद दुलारी वाजपेयी आदि इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इस युग में इस वैयक्तिकता को प्रमुख विशेषता के रूप में उभारा गया। और अगला जो हमारा युग आता है वो है शुक्लोत्तर युग। 1940 से अब तक का यह युग माना गया है। शुक्लोत्तर युग में नवीन संदर्भों के अनुरूप गद्य भाषा का एक नवीन रूप निकल कर आया। रचनाकार पाठक के बीच का अंतर कम हुआ। इसके फलस्वरूप दोनों में तादात्म्य पाने की शक्ति प्रबल होती रही। एक साधारणीकरण का भाव है वो उपजता चला गया। व्यक्तिक निबंध को आत्मीयता का सफल रूप में इस युग में रखा गया और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग के श्रेष्ठ या कहीं आधार स्तंभ के रूप में ललित निबंधकार के रूप में उभर कर आए। और इनके जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथावली के रूप में 9 खंड 10 खंड निबंध संग्रह में संग्रहित है। संस्कृति प्रेम, देश प्रेम, गंभीर विद्वता और सरसता का समन्वित रूप हमें उसमें दिखाई देता है। और इस युग के प्रमुख निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, राम वृक्ष बेनपुरी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर प्रसाई,
जैसे प्रमुख निबंधकार आते हैं। तो इस तरह आज हमने निबंध की परिभाषा, स्वरूप और तत्वों पर विचार किया।